हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। All students who have already joined the live class, please confirm quickly your audio video is okay। मैं वेट कर रहा हूँ आपका कंफर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये डिस्कशन। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं डिस्कशन ऑन द रिवीजन क्वेश्चंस, जो हम मॉड्यूल ए से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पास्ट में पूछे जा चुके हैं या इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज ऑलवेज बनी रहती है। तो चलिए इन इम्पोर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम कंटिन्यूशन कर रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस सेशन। So question number 58, which of the following statements are true or false relating to financial statement of banks? So बैंकों की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जैसे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, तो उनसे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं, हमने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। Auditors are to give their report as per section 31 of Banking Regulation Act. Financial statements and auditors report is to be published within 3 months. These are published in a newspaper in circulation at a place where banking company has its head office. हमारे ऑप्शंस क्या हैं ये देख लेते हैं। तो ये हमारे ट्रू फॉल्स के ऑप्शंस हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट बनता है। विच आंसर इज करेक्ट। तो ऑडिटर्स आर टू गिव द रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो इन सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड कर लीजिए, बिकॉज अब तक आपका प्रेपरेशन हो चुका है। तो इनको आंसर करने की कोशिश करें आप अपने लेवल के ऊपर, एंड आई विल हेल्प यू। सो व्हाट विल बी द आंसर हियर। एक एक स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करके इवेलुएट कर लीजिए। तो चलें देखते हैं हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसके अंदर करेक्ट हैं या फॉल्स हैं। एक एक स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ऑडिटर्स आर टू गिव द रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये तो सेक्शन और एक्ट दोनों ही सही हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी एकदम करेक्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट इज टू बी पब्लिश्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 months। तो ये स्टेटमेंट हमारी पब्लिश होने की तो करेक्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ऑडिटर रिपोर्ट भी करेक्ट है, लेकिन इसमें जो पीरियड है, टाइम लिमिट, वो 6 months का टाइम लिमिट है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तीसरी स्टेटमेंट, दीज आर पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर इन सर्कुलेशन एट ए प्लेस वेयर बैंकिंग कंपनी हैज़ इट्स हेड ऑफिस। तो ये पब्लिश उस न्यूज़पेपर में होनी है जो इन सर्कुलेशन है एट दैट प्लेस जहाँ कंपनी का हेड ऑफिस है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो अलग जगह हो सकता है, हमने देखना है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है। तो ये पब्लिशिंग रजिस्टर्ड ऑफिस के मुताबिक होगी। तो अगर हम देखते हैं हमारा आंसर इसमें केवल डी करेक्ट बनता है, तो डी इज आवर ऑप्शन आंसर। तो एक नहीं, यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन को कवर किया है। एवरी बैंकिंग कंपनी हैज टू submit 3 copies of balance sheet and profit loss account to RBI within how much period? This period may be extended by Reserve Bank of India by a further period not exceeding how many months? सो बैंकिंग कंपनी को सबमिट करनी है 3 कॉपीज। इससे पहले क्वेश्चन था उनको पब्लिश करनी है, तो यहाँ 3 कॉपीज पब्लिश सबमिट करनी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। हमने बताना है वो पीरियड कितना है, तो फाइनेंशियल ईयर से क्लोज का वो कितना पीरियड है, और ज़रूरत पड़ने पर आरबीआई उसको एक्सटेंड कर सकता है, वो पीरियड कितना है। तो चलिए ऑप्शंस को देख लेते हैं। 2 months, 2 months,
3 months, 2 months, 3 months, 3 months, 4 months, 4 months। तो कितना पीरियड अवेलेबल है विद बैंकिंग कंपनी टू सबमिट, और कितना पीरियड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 59। तो क्या लगता है आपको आंसर कौन सा बनेगा? सो व्हाट विल बी द आंसर? क्या आंसर बनेगा? आंसर हमारा बनेगा 3 महीने ओरिजिनल है, 3 महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड कर सकता है, यानी ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। सो इट इज 3 मंथ्स ईच। जो पब्लिश होना है, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन के अंदर देखा था, उसके लिए पीरियड 6 मंथ्स का है, लेकिन आरबीआई को ये सबमिट करना है विद इन 3 मंथ्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फॉरेन बैंक्स यानी बैंकिंग कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया operating in India have to display in a conspicuous place in their principal office a copy of last audited balance sheet and profit loss account not later than first in the month of any year in which it carries on business। जो फॉरेन बैंक्स हैं जो इंडिया में बिजनेस कैरी करते हैं, उनको डिस्प्ले करना है अपना बैलेंस शीट, लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, और वो भी एक ऐसी जगह के ऊपर जो आसानी से नजर आए, कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस हो, और वो भी उनके प्रिंसिपल ऑफिस में, मेन ऑफिस में। कब तक वो डिस्प्ले करना उनको? नॉट लेटर देन विच डे ऑफ विच मंथ। तो ये मंडे है जुलाई का, मंडे है सितंबर का, मंडे है अगस्त का, मंडे है अक्टूबर का, यानी हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि ये 31 मार्च का स्टेटमेंट है, और इनमें से बाय विच डेट ये डिस्प्ले उनको कॉन्स्पिक्यूअस प्लेस के ऊपर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा आंसर लगता है आपको कि ये आंसर बनेगा? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉरेन बैंकों की। तो ऐसे बैंक्स जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुए लेकिन वो बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं, फिर ये उनको सबमिट करना है बाय मंडे। सो मंडे, तो बिकॉज ऑल ऑप्शन में मंडे है, इट इज करेक्ट। तो सबमिट करना है, सॉरी डिस्प्ले करना है इनको अगस्त के फर्स्ट मंडे तक, अगस्त के फर्स्ट मंडे तक, यानी इनको ऑलमोस्ट 4 मंथ्स मिल जाते हैं। 4 मंथ्स के बाद जो भी फर्स्ट मंडे आएगा अगस्त का, उस डे तक इनको डिस्प्ले दे देना है। Question 61. In case of banks incorporated in India, auditors have to provide additional information as under। तो जितने भी इंडियन बैंक्स हैं जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुए, उनके जो ऑडिटर्स हैं, उन्होंने नॉर्मल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी सबमिट करना होती है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, इसको देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है। Whether or not information and explanation required by him were found to be satisfactory, whether or not transaction of the company as noticed by him were within powers of the company, whether or not returns from branches were adequate for the audit, whether or not profit loss account shows true picture of profit loss for the period covered, any other matter which auditors consider necessary to bring to the notice of the shareholders of the company। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो हमने बताना है इनमें से कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑडिटर्स प्रोवाइड करेंगे बैंक को जब वो ऑडिट करेंगे उसके अकाउंट्स को। सो केयरफुली रीड कर लीजिए सभी स्टेटमेंट्स को और फिर बताएं इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे आंसर में आएगी। यहाँ से हमने ऑप्शन आंसर प्रोवाइड करना है। यस, देखिए क्या पोजीशन बनता है। व्हाट इज द पोजीशन? क्वेश्चन नंबर 61 के लिए तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन उनको सबमिट करना है। Whether or not information and explanation required by him were found to be satisfactory, जो भी इंफॉर्मेशन उसको दी गई, जो भी एक्सप्लेनेशन उनको दिए गए, तो उससे वो संतुष्ट थे। यस, ये तो उन्होंने इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट देना है।
whether or not a transaction of the company means bank as noticed by him were within powers of the company। तो जो भी ट्रांजैक्शन उनके नोटिस में आई या जिनको उन्होंने ऑडिट किया तो क्या वो बैंक की पावर में थी या नहीं, यस, ये भी सर्टिफिकेट उसने प्रोवाइड करना है। वेदर और नॉट रिटर्न्स फ्रॉम ब्रांचेस वर एडिक्वेट फॉर द ऑडिट, ऑडिट का पर्पस के लिए ब्रांचों से जो रिटर्न्स मंगवाई जाती हैं वेदर दोज रिटर्न्स वर एनफ फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट और नॉट, तो दिस ऑल्सो इज करेक्ट। वेदर और नॉट प्रॉफिट लॉस अकाउंट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या वो सही पिक्चर दिखाता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट की, यस, दिस ऑल्सो इज टू बी सर्टिफाइड। एनी अदर मैटर विच ऑडिटर्स कंसिडर नेसेसरी टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, तो ये पार्ट भी करेक्ट है। तो दिस मीन आवर ऑप्शन ए इज द आंसर। नो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो मैच का क्वेश्चन है, मैचिंग का। द लीगल प्रोविजन रिलेटेड टू सबमिशन ऑफ डिफरेंट रिटर्न्स, तो ये डिफरेंट रिटर्न्स हैं, ये वो सेक्शंस या एक्ट है जिसके अंतर्गत इन रिटर्न्स को सबमिट होना है। हमने बताना क्या है, हमने इनको मैच करके दिखाना है और उसके बाद इनमें से हमारा आंसर बनेगा। तो एक एक स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं और फिर एग्जामिन कर लेते हैं वो किसके साथ मैच करती है। तो यानी यहाँ पे एक नहीं, हम 4 क्वेश्चन साथ साथ हैंडल कर रहे होंगे क्योंकि ये अपने आप में इंडिविजुअल क्वेश्चन भी तो बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट, मंथली रिटर्न ऑफ लिक्विड एसेट्स, तो लिक्विड एसेट्स होते हैं SLR वाले एसेट्स, तो इसकी मंथली रिटर्न हमने सबमिट करनी है। तो इनमें से कौन सा सेक्शन रिलेवेंट बनता है? सो फ्रेंड्स, लिक्विड एसेट्स जैसे मैंने पहले कहा है तो ये हमारे SLR से रिलेटेड एसेट्स हैं मेनली, और SLR हमारा कहाँ पे प्रोवाइडेड है, वो सेक्शन 24 में है। तो इसलिए क्विकली हम इसको लिंक कर लेते हैं कि नंबर 1 के लिए आंसर हमारा नंबर 4 बनेगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया नंबर 4 मैचिंग के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। मंथली रिटर्न ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन इंडिया एज एट क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ प्रीवियस मंथ, तो ये एक मंथली स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में बैंक RBI को बताएगा कि जो उसके एसेट लायबिलिटीज हैं इंडिया के अंदर एज एट क्लोज ऑफ बिजनेस ऑफ लास्ट फ्राइडे ऑफ प्रीवियस मंथ कितने थे। तो ये स्टेटमेंट सबमिट करनी है सेक्शन 27 के मुताबिक। तो इसका हमारे पास आंसर आ गया 1। तीसरी स्टेटमेंट को, क्वार्टरली रिटर्न, एक तो मंथली रिटर्न है, एक क्वार्टरली रिटर्न है रिगार्डिंग एसेट्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने एसेट्स हैं इसका क्वार्टरली रिटर्न है। तो ये क्वार्टरली रिटर्न हमने भेजना होता है, यानी बैंक ने भेजना होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 सब सेक्शन 1, यानी ये हमारा ये आंसर आ गया। सो नंबर 3 के लिए हमारा आंसर बन गया नंबर 2, और नंबर 4 के लिए हमारा बच गया नंबर 3। इसको चेक भी कर लेते हैं। अनक्लेम्ड डिपॉजिट का रिटर्न, जो 10 साल तक ऑपरेट नहीं हुए उनका रिटर्न, ये प्रोविजन सेक्शन 26 के मुताबिक है। तो अगर इसको हम देखते हैं तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाता है करेक्ट डी। तो देखिए 4 अलग अलग क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे हैंडल किया है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे ये मैच पॉइंट्स वाले क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स वाले भी, मैच वाले भी, फिल इन द ब्लैंक्स वाले भी, ये तीनों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि इनसे हमें बहुत सारी जानकारी अवेलेबल रहती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स को लेकर के ये क्वेश्चन है, बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिजर्व देयर रिकॉर्ड फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, और इसके लिए रूल्स कौन से हैं? बैंकिंग कंपनीज प्रिवेंशन ऑफ रिकॉर्ड रूल्स। तो बैंकों को प्रिजर्व करने, संभाल के रखने अपने रिकॉर्ड, तो इसके लिए रूल्स में पहली बात रूल कौन बनाता है, दूसरा ये कौन सा सेक्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में तो जिनसे ये रूल्स रिलेटेड हैं। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। ये रूल्स RBI बनाता है, सेक्शन है 45X। ये रूल्स सेबी बनाता है, सेक्शन है 45Z।
ये रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, सेक्शन है 45Y। ये रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, सेक्शन है 45V। तो देखिए कौन सा आंसर हमारा करेक्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। सो व्हाट विल बी आवर आंसर। तो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन का इश्यू नहीं है, सीधा अगर हमें आता है तो हम सीधा उसको क्लिक कर देंगे, और नहीं आता है तो फिर हम उसको नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पहली बात तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। दूसरा सेक्शन 45Y बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इसके प्रोविजंस हैं। तो हमारा ऑप्शन आंसर बन गया सी। तो हम कई बार मिस्टेक कर लेंगे कि परहैप्स इसको आरबीआई करता होगा। नो, आरबीआई इसको नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनरल बैंक्स आर प्रिजर्विंग वेरियस रिकॉर्ड्स लाइक लेजर्स, रजिस्टर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, वाउचर्स फॉर ए पीरियड ऑफ this year to this year as prescribed under banking companies period of preservation of record rules 1985। तो यहाँ पे हमने देखा था इन रूल्स को नोटिफाई किया जाता है, इस सेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करती है। इन रूल्स के मुताबिक पीरियड कितना है, तो 3 से लेके 6 साल, इट इज़ 5 to 8 years, इट इज़ 7 to 10 years और इट इज़ 10 to 15 years। तो ये पीरियड कितना है, हाउ मच इज दिस पीरियड, रिकॉर्ड प्रिजर्वेशन करने का पीरियड कितना है। इन रिकॉर्ड्स में लेजर्स हैं, रजिस्टर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वाउचर्स हैं। तो मे बी इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट, मे बी इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट। तो इनको बैंक ने प्रिजर्व करना है 5 to 8 years के लिए। तो इट इज 5 to 8 years। ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 के ऊपर चलते हैं। अंडर प्रोविजंस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड रूल 2005, बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, दे हैव टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश ट्रांजैक्शंस जिनका वैल्यू मोर देन दिस हो और इक्विवेलेंट इन ए फॉरेन करेंसी हो। तो इनके रिकॉर्ड को बैंकों ने मेंटेन करना है। कौन से, कैश ट्रांजैक्शन, सारी की सारी कैश ट्रांजैक्शन जिनकी वैल्यू एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा है। तो हमने बताना है ये पर्टिकुलर अमाउंट कितना है, 5 लाख है, 7 लाख है, 10 लाख है या 12 लाख है। क्वेश्चन नंबर 65। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 65। सो क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन 65 का। सो क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हमारा बनेगा 10 लाख। 10 लाख से ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, सो ध्यान रखना है मोर देन, उनका रिकॉर्ड हमें मेंटेन करना होगा पीएमएल एक्ट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शन बाय बैंक्स एज रिक्वायर्ड अंडर पीएमएल रूल्स, ये वाले रूल जिनकी हम बात कर रहे हैं, शुड बी एम्ड एट परमिटिंग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस एंड शुड इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सो जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करेंगे वो किस तरह के रिकॉर्ड होंगे। सो रिकॉर्ड शुड बी सच दैट वी कैन रिकंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन हम दोबारा से बना पाएँ, उसकी क्लोनिंग कर पाएँ। तो ये इंफॉर्मेशन उस तरह की होनी चाहिए। चलो देख लेते हैं कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है वो। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड करेंसी इन विच इट वाज डिनोमिनेटेड, डेट ऑन विच ट्रांजैक्शन वाज कंडक्टेड, पार्टीज टू द ट्रांजैक्शन, कंट्रीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन। तो ये डिटेल इंफॉर्मेशन हमें मेंटेन करना है। ये स्टेटमेंट के मुताबिक है, हमने देखना है इसमें करेक्ट कौन सा, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो देखिए कौन सा करेक्ट बनता है। सो टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दिस विच इज टू बी मेंटेन्ड,
वो इंफॉर्मेशन कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 66। सो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सारे के सारे एकदम ठीक हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़ना इनको। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने की गुंजाइश कम है। सभी स्टेटमेंट्स को एक एक करके एग्जामिन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमारी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हैं। ट्रांजैक्शन का नेचर क्या है? यस, ये तो रिकॉर्ड करना होगा। ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है या किस करेंसी का ट्रांजैक्शन है, ये भी रिकॉर्ड करना होगा। किस डेट का ट्रांजैक्शन है, ये भी रिकॉर्ड करना होगा। पार्टीज कौन कौन सी ट्रांजैक्शन के इन्वॉल्व, ये भी रिकॉर्ड करना होगा। कंट्रीज इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन, ये रिक्वायरमेंट नहीं है। तो रिक्वायरमेंट है 1 to 4 एंड अकॉर्डिंग टू दैट आवर ऑप्शन आंसर इज बी। तो बी हमारा आंसर बन जाता है। 67, a current account holder customer has requested for return of a check paid by the bank। बैंक एक चेक पे कर बैठा है और कस्टमर चाहता है कि जो ओरिजिनल चेक है कस्टमर के पास जाए। कस्टमर वापस लेना चाहता है ओरिजिनल चेक को। अंडर विच सेक्शन ऑफ विच एक्ट ए बैंक कैन रिटर्न पेड इंस्ट्रूमेंट टू देयर कस्टमर इवन बिफोर एंड ऑफ पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन स्पेसिफाइड अंडर द एक्ट। अभी हमने नोट किया था कि इनको प्रिजर्व करने का एक पीरियड होता है। जैसे हम लेते हैं 5 से 8 साल का पीरियड है। इसी पीरियड के दौरान अगर कस्टमर चाहता है कि उसको वो चेक रिटर्न कर दिया जाए तो हम रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन हमें बताना है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में वो कौन सा सेक्शन है जिसके मुताबिक वी कैन डू दिस। सो सेक्शन 45Z1 आरबीआई एक्ट है ये। सेक्शन 45Y बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये। सेक्शन 45Z1 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है ये। सेक्शन 45X आरबीआई एक्ट है ये। तो हमने बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है, आरबीआई एक्ट है या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है। सेक्शन 45Z का कौन सा एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 67, क्या आंसर हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 67 के लिए। तो यहाँ पे तो सीधा हमें पता होना चाहिए तो हम आंसर क्विकली दे पाएंगे, सीधा नहीं पता है तो फिर हम आंसर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा इंफॉर्मेशन आंसर बनता है सेक्शन 45Z सब सेक्शन 1 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो ये हमारा आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उनको हमने देखना है उनमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है। आरबी कैन ऑर्डर स्पेशल ऑडिट ऑफ ए बैंक अंडर दिस सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। सेकेंड, RBI can conduct annual financial inspection under Section 21 of Banking Regulation Act. RBI can conduct inspection on behalf of central government. According to Section 35 subsection 1A of Banking Regulation Act, RBI can carry scrutiny of affairs of a banking company. तो यहाँ पे RBI की ऑडिट इंस्पेक्शन को लेकर के पावर्स हैं। तो हमने बताना है इनमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सी रॉन्ग है। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आंसर हमारा करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 68 के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट विल बी आवर आंसर। सभी स्टेटमेंट को इवेलुएट करें। लीगल का पेपर है, सेक्शंस और एक्ट तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन 68, व्हाट विल बी द आंसर। सो क्वेश्चन 68 के लिए क्या आंसर बनता है।
तो चलिए इन स्टेटमेंट को एक एक करके एग्जामिन कर लेते हैं। सबसे पहला है स्पेशल ऑडिट को लेकर के। स्पेशल ऑडिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करवा सकता है सेक्शन 30 सब सेक्शन 1B बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। RBI can conduct annual financial inspection under section 21 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। RBI कंडक्ट करवा सकता है, एक्ट का नाम भी ठीक है लेकिन सेक्शन का नंबर रॉन्ग है। सेक्शन है ये 35, तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स बना। RBI कैन कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि कंडक्ट करो तो RBI कंडक्ट कर लेगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेक्शन 35 सेक्शन 1A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, RBI कैन कंडक्ट स्क्रूटनी ऑफ अफेयर्स, ये भी रिजर्व बैंक कर सकता है, तो ये भी ट्रू है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारा आंसर दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा ऑप्शन आंसर बनता है। तो एक बार फिर से यहाँ हमने 4 क्वेश्चन को कवर किया। आप देखिए क्वेश्चन कितने कवर होते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। तो आई एम श्योर कि आपको जरूर लग रहा होगा कि सेशन बहुत ही यूजफुल है। तो अगर सचमुच में ऐसा लग रहा है तो थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि यू फाइंड द सेशन वेरी वेरी यूजफुल। तो कर दीजिए कमेंट। आपके जो कमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यूट्यूब उन क्वेश्चंस को, उन वीडियोस को और बहुत सारे लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए, तो 1 मिनट ज़रा इन्वेस्टमेंट कर दीजिए दूसरे स्टूडेंट्स के लिए। जा कमेंट आपने करना है कमेंट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर नहीं। लाइव क्लास के स्टूडेंट्स चैट बॉक्स को यूज़ कर रहे होंगे इस समय, वो चैट बॉक्स को क्लोज कर लेंगे और कमेंट कर देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर ताकि और स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन थ्रू विच RBI monitors the compliance requirements in a more focused manner with objective of further improving compliance culture in supervised entities like banks and non-bank finance companies। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन डेवलप किया जो वेब बेस्ड है, एंड टू एंड वर्क फ्लो को वो कवर करता है। तो इसके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है कंप्लायंस रिक्वायरमेंट को। तो ज्यादा फोकस्ड हो करके ऑब्जेक्टिव है कि कंप्लायंस कल्चर को इंप्रूव करना है। और यहाँ पे बैंकों को और NBFC दोनों के लिए ये मॉनिटरिंग RBI कर रहा है। हमने बताना है वो वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन कौन सी है। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स है। रुपे, मॉनिटर प्लस, दक्ष, कंप्लायंस 360। सॉरी फ्रेंड्स। हमारा ऑप्शन आंसर कौन सा करेक्ट बनता है, हमने बताना है वो एप्लीकेशन कौन सी है, वो कौन सी ऐप है। वंस अगेन अगर हमें उसका पता है तो सीधा आंसर है, अगर नहीं पता है तो फिर हम गैस वर्क करेंगे सिर्फ। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर है दक्ष। दक्ष वो ऐप है जिसके थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है कि बैंक कंप्लायंस कितनी कर रहे हैं, और ये एक वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैंकिंग कंपनी में अमेलगामेट विद अनदर बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 44A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगर एक बैंक दूसरे बैंक में अमेलगामेट होना चाहता है, मर्ज होना चाहता है, तो ऐसा पॉसिबल है सेक्शन 44A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के मुताबिक। फॉर दिस पर्पस ए स्कीम हैज टू बी प्रिपेयर्ड containing terms of such amalgamation and placed before shareholders of two companies separately। तो ऐसी स्कीम अगर बनाई जाती है तो दोनों ही बैंक अपने अपने शेयर होल्डर्स के सामने इस स्कीम को प्लेस करेंगे। द स्कीम हैज टू बी अप्रूव्ड बाय ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। मेजॉरिटी शेयर होल्डर इसको अप्रूव करेंगे। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, ये मेजॉरिटी कितने % की मेजॉरिटी है ये हमने बताना है। और मेजॉरिटी जो फिजिकली प्रेजेंट है वो या बाय प्रॉक्सी वाले, दोनों को ही हमने अकाउंट फॉर करना है, उनके वोट्स को। तो चलिए ये मेजॉरिटी कितनी है, 1/2 यानी 50%, 2/3 यानी 67%,
3/4 यानी 75%, 4/5 यानी 80%। तो कितनी मेजॉरिटी चाहिए तो फिर ये रेजोल्यूशन माना जाएगा कि प्रॉपरली पास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 70 व्हाट इज द आंसर? तो क्वेश्चन 70 है, तो ये मेजॉरिटी चाहिए 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 यानी अप्रोक्सीमेटली आप कहते हैं 67% मेजॉरिटी चाहिए। नेक्स्ट, RBI is authorized under which section of Banking Regulation Act to apply to central government for an order of moratorium in respect of any banking company? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर लगता है कि कोई बैंकिंग कंपनी ठीक काम नहीं कर रही तो वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देता है जिनको हम कहते हैं मॉरेटोरियम। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये मॉरेटोरियम सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में पास ऑर्डर ऑफ मॉरेटोरियम स्टेइंग द कमेंसमेंट और कंटिन्यूशन ऑफ एनी एक्शन और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द बैंकिंग कंपनी फॉर ए फिक्स्ड पीरियड। हमने बताना है पीरियड ऑफ मॉरेटोरियम एक्सटेंडेबल है, कितना पीरियड तक वो एक्सटेंडेबल है। तो ये मॉरेटोरियम कितने पीरियड के लिए रह सकता है? सो दैट इज द क्वेश्चन। सो सेक्शन है 40, पीरियड है 3 मंथ्स। सेक्शन है 42, पीरियड है 4 मंथ्स। सेक्शन है 45, पीरियड है 6 मंथ्स। सेक्शन है 48, पीरियड है 8 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 71। So question number 71, what is the answer for question number 71? सेक्शन भी बताना है, पीरियड भी बताना है मैक्सिमम। कार्यवाही सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव करनी है। फ्रेंड्स, ये पीरियड होता है मैक्सिमम 6 मंथ्स का और सेक्शन है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 45। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, RBI may prepare a scheme for reconstruction or for amalgamation of banking company with any other institution। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम किसी बैंक के लिए या उसकी मर्जर का स्कीम किसी दूसरे बैंक में करने का बना सकता है। स्कीम हैज टू प्रोवाइड फॉर कंटिन्यूशन ऑफ ऑल वर्कमैन एंड अदर स्टाफ ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन एज सर्विसेज बिफोर। इस स्कीम में यह प्रोविजन होना चाहिए कि जितने भी वर्कमैन हैं, जितना भी दूसरा स्टाफ है, वो कंटिन्यू करेगा उसी टर्म्स के ऊपर, उन्हीं कंडीशन के ऊपर जो पहले वो एंजॉय कर रहा था। The scheme should provide that within how many years these employees have to be given same pay and terms and condition as are applicable to other employees of the transferee bank of corresponding rank or state of equivalent qualification and experience। तो इस स्कीम में ये प्रोविजन होना चाहिए कि कितने सालों के अंदर ये जो एम्प्लॉय हैं इनके ऊपर वही टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होंगी जो टेक ओवर करता बैंक के यहाँ पे अवेलेबल हैं। यानी 2 बातें हो गई, एक तो इनकी सेम कंडीशंस टर्म्स मेंटेन करनी है, ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है कि विद इन हाउ मच पीरियड इनको अलाइन करना है विद द ट्रांसफरी बैंक कंडीशंस। तो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर या 4 साल के अंदर, इन हाउ मच पीरियड, 1 year, 2 years, 3 years or 4 years। Question number 72, what shall be the answer? So कितने पीरियड में इनको अलाइन करना होगा विद द न्यू बैंक, जो जिस बैंक में मर्जर हुआ, तो ये अलाइनमेंट करना होगा विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी। सो सी इज आवर ऑप्शन। Let us now go to next question. For winding up of a banking company, RBI can make application to whom under which section of Banking Regulation Act? अगर किसी बैंकिंग कंपनी को वाइंड अप करना है, in that case RBI has to take the initiative to make application to whom under which section of Banking Regulation Act। तो 2 fill in the blanks हैं, यानी 2 क्वेश्चन हमारे बन गए।
तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। हाई कोर्ट को करेगा सेक्शन 38, 39 के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट को करेगा सेक्शन 37, 36, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को करेगा सेक्शन 38, 40, हाई कोर्ट को करेगा सेक्शन 37, 38। तो आंसर आपने बताना इनमें से कौन सा करेक्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर 73 के लिए। सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 73? आरबी की ये पावर है, ये एप्लीकेशन किया जाएगा हाई कोर्ट को। दिस इज वन पार्टी स्क्रू। हाई कोर्ट में ये सेक्शन 38, 39 होगा, या हाई कोर्ट में ये सेक्शन 37, 38 होगा। डिसीजन हमने करना है ए एंड डी में से। फ्रेंड्स, हाई कोर्ट का ये पावर है सेक्शन 37, 38 के मुताबिक। तो दिस इज आवर ऑप्शन आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। फॉर लिक्विडेशन ऑफ ए बैंकिंग कंपनी, इफ ऑफिशियल लिक्विडेटर इज टू बी अपॉइंटेड, इट कैन बी। अगर बैंकिंग कंपनी को वाइंड अप करना है तो कोर्ट एक लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, जिसको हम कहते हैं ऑफिशियल लिक्विडेटर। ये ऑफिशियल लिक्विडेटर जो अपॉइंट करेगा हाई कोर्ट, इनमें से कौन हो सकता है? तो इट कैन बी रिजर्व बैंक, इट कैन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, it could be any other bank notified by central government, it can be any individual stated in the application for liquidation, it can be any person at discretion of the court। तो हमने बताना है इनमें से कौन सा पर्सन ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा, और ये हमारे ऑप्शंस हैं इसके लिए। तो देखिए इनमें किसको अपॉइंट किया जा सकता है ऑफिशियल लिक्विडेटर। सो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है वो पर्सन जिसने बैंकिंग कंपनी के एसेट को रियलाइज करना है और फिर लोगों में बांट देना है। तो क्वेश्चन 74, व्हाट शैल बी द आंसर? क्या आंसर बनेगा क्वेश्चन 74 के लिए? सो देख लेते हैं कौन कौन से लोग ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किए जा सकते हैं। रिजर्व बैंक, यस, इसको अपॉइंट किया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस, ये भी हो सकता है। एनी अदर बैंक जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है वो भी हो सकता है। एनी इंडिविजुअल जिसको एप्लीकेशन में लिक्विडेशन के लिए मेंशन किया गया है वो भी हो सकता है, ऐसा इस स्टेटमेंट का कहना है। यस, वो भी हो सकता है। एनी पर्सन एट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, इसमें कोर्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं चलेगा। तो या तो आरबीआई होगा, या स्टेट बैंक होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, या एप्लीकेशन के अंदर मेंशन होगा। इसमें कोर्ट का डिस्क्रिप्शन कोई नहीं होगा। तो दिस इज आउट। तो दिस मीन दिस इज आवर ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In winding up proceedings, the liquidator of a banking company makes certain preferential payments under Section 43A of Banking Regulation Act. So जब वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स होंगी उनके अंदर जो लिक्विडेटर है वो कुछ पेमेंट्स पहले पेमेंट करने के तौर के ऊपर करता है कि पहले इनकी बारी रहेगी। तो प्रेफरेंशियल पेमेंट इंजन को हम कहते हैं, जिसके लिए सेक्शन 43A है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। जो प्रेफरेंशियल पेमेंट है डिपॉजिटर्स को लेकर के, वो पहले सेविंग अकाउंट होल्डर को की जाएंगी। कितने अमाउंट तक वाले वो सेविंग अकाउंट होल्डर्स होंगे जिनको पहले पेमेंट की जाएगी डिपॉजिटर्स के अंदर? 200 रुपीज़ तक वाले, 300 रुपीज़ तक वाले, 250 रुपीज़ तक वाले, या 350 रुपीज़ तक वाले? तो कितने रुपीस तक वाले ये सेविंग बैंक डिपॉजिटर्स होंगे जिनको प्रेफरेंस दिया जाएगा ओवर अदर डिपॉजिटर्स इन मेकिंग द पेमेंट? तो कौन है ये? तो ये है 250 रुपीज तक वाले सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स। तो पहले पैसा इनको पे किया जाएगा जब डिपॉजिटर्स को पैसा पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। If a bank fails to produce any books, accounts or other document or statement to RBI,
बैंक में बी रिक्वायर्ड टू पे फाइन अप टू रुपीज हाउ मच फॉर ईच ऑफेंस अंडर आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट में ये प्रावधान है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी बैंक से कोई किताबें प्रोड्यूस करने के लिए कहा, अकाउंट्स प्रोड्यूस करने के लिए कहा, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट या कोई स्टेटमेंट देने को कहा, तो फिर आरबीआई फाइन कर सकता है उस बैंक के ऊपर। हर एक ऑफेंस के लिए इंडिविजुअल फाइन होगा। हमने बताना उस फाइन का अमाउंट क्या रहेगा। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। 1 लाख रुपए का फाइन होगा, 50,000 तक का होगा, 75,000 तक का होगा या 1.5 लाख तक का होगा। सो हमने बताना है अमाउंट ऑफ फाइन क्वेश्चन नंबर 76 के लिए। What is the answer for question number 76? Sorry. Sorry friends. फ्रेंड्स, ये फाइन रहेगा अप टू ₹1 लाख, 1 लाख रुपए तक का ये फाइन होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैव बीन क्रिएटेड अंडर प्रोविजंस ऑफ विच एक्ट। सो ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर जो बनाए गए बैंक, तो वो जो इस्टेब्लिश किए गए हैं, तो उनको इस्टेब्लिश किस एक्ट के अंतर्गत किया गया है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, कंपनीज एक्ट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो किस एक्ट में इनको क्रिएट किया गया है वो हमने बताना है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, कंपनीज एक्ट या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। तो हमने बताना है एक्ट का नाम। फ्रेंड्स, जो भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं इनका जो क्रिएशन है वो है कंपनीज एक्ट के मुताबिक। सो इट इज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये यूनिट नंबर 5 के क्वेश्चंस हैं अभी जो हम शुरू कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 78, डिफरेंशिएटेड बैंक इज द नेम गिवन टू दोज बैंक्स विच कैटर टू नीड्स ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी और सर्टेन डेमोग्राफिक सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो एक टर्म आजकल बहुत यूज होती है डिफरेंशिएटेड बैंक। तो डिफरेंशिएट बैंक हम किनको कहते हैं? ऐसे बैंक जो स्पेसिफिक सेक्टर को या स्पेसिफिक लोकेशंस को वो सर्व करते हैं पॉपुलेशन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी? इनमें कौन से वो बैंक है जो इनको इंक्लूड करेंगे? सो इट इज फिनटेक बैंक्स, इट इज डिजिटल बैंक्स, इट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, इट इज पेमेंट बैंक्स, इट इज फॉरेन बैंक्स। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं 1 से लेके 5 ऑल, 1 से लेके 4 ओनली, 1 2 4 5 ओनली या 3 2 3 4 5 ओनली। तो किनको हम इस कैटेगरी में लेंगे? डिफरेंशिएटेड बैंक्स के अंदर किनको लिया जाएगा? देखिए कौन सा आंसर बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। तो एक होते हैं यूनिवर्सल बैंक्स जो हर प्रकार का काम करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स की जो स्पेसिफिक सेक्टर्स को सर्व करते हैं या स्पेसिफिक डेमोग्राफिक एरिया को सर्व करते हैं। तो कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? क्वेश्चन 78। तो देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। इसमें फिनटेक आते हैं, यस फिनटेक आते हैं। डिजिटल बैंक्स आते हैं, यस बिल्कुल आते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, तो ये स्मॉल फाइनेंस को ही रिलेट करते हैं, यस आते हैं बिल्कुल आते हैं। पेमेंट बैंक्स जो केवल पेमेंट्स का ही काम करते हैं, ये भी आते हैं। फॉरेन बैंक तो हर तरह का काम कर सकते हैं, तो ये उसी में नहीं आते। तो उसके सामने हमारा ऑप्शन आंसर बन जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग हाउ मेनी ईयर्स दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन है या उसका मैनेजिंग डायरेक्टर है,
तो उसको अपॉइंट किया जाता है कितने पीरियड के लिए, और वो एलिजिबल है री अपॉइंटमेंट के लिए भी। उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कितने पीरियड का नोटिस दे करके टर्मिनेट किया जाएगा। तो हमने दो हमने क्वेश्चन के आंसर करने हैं, एक इनका पीरियड कितना है और फिर टर्मिनेशन के लिए कितने पीरियड का नोटिस देना होगा। 3 years 6 months का नोटिस, 7 years 2 months का नोटिस, 5 years 3 months का नोटिस, या 4 years 5 months का नोटिस। तो क्वेश्चन 79, एसबीआई का चेयरमैन हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो उनको कितना उनका टर्म रहता है, और रीअपॉइंटमेंट के लिए तो वो एलिजिबल रहते हैं। अगर टर्मिनेट करना है तो मंथ्स का नोटिस देना होगा, कितने मंथ्स का नोटिस ये होगा। क्वेश्चन नंबर 79, क्या आंसर बनता है हमारा 79 के लिए? यस, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79, तो 5 साल का उनका पीरियड होता है और 3 महीने का नोटिस देना होता है। तो हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा सी। तो ये उनका पीरियड है, फिर वो रीअपॉइंट भी हो सकते हैं। टर्मिनेट करना तो 3 महीने का नोटिस देना होगा। इन केस ऑफ आरआरबी, स्पॉन्सर्ड बैंक इज ए बैंक विच ए आरआरबी इज स्पॉन्सर्ड, इट होल्ड्स हाउ मच % ऑफ शेयर इशूड कैपिटल का, और सेंट्रल गवर्नमेंट कितने % होल्ड करता है, स्टेट गवर्नमेंट कितने % होल्ड करता है। सो वर्चुअली हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, आरआरबी की जो पेड अप कैपिटल है, इशूड कैपिटल है, उसमें इन तीनों का कितने कितने % शेयर हो सकता है। 40%, 45% एंड 15%, टोटल बना 100। 35, 50 एंड 15, टोटल बना 100। 30, 55 एंड 15, टोटल बना 100 एंड 45, 40 एंड 15, टोटल बना 100। तो हमने बताना है इन तीनों के रिस्पेक्टिव शेयर्स का ऑप्शन हमारा कौन सा बनता है। क्वेश्चन नंबर 80, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये सारे के सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट इज आवर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 80 में जो है हमारे पास स्पॉन्सर बैंक, उसका शेयर होता है 35% का। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करती है पूरे का आधा 50%, और स्टेट गवर्नमेंट के पास रिलेटिवली थोड़ा होता है, दैट इज 15% ओनली। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ ए कंपनी अंडर विच सेक्शन ऑफ विच एक्ट इज क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर ऑफ आरआरबी। सो अगर एक ऑडिटर क्वालिफाइड है कि वो कंपनी का ऑडिटर बन सकता है, तो वो ऑडिटर आरआरबी का भी बन सकता है। तो हमने बताना है सेक्शन कौन सा है और एक्ट कौन सा है। सो ये है सेक्शन 134 कंपनीज एक्ट 1956, ये है सेक्शन 141 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो ये है कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 141, ये है बैंकिंग रेगुलेशन 1949 सेक्शन है 150। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है क्वेश्चन नंबर 81 के लिए, व्हाट इज द आंसर। तो अगर कोई ऑडिटर कंपनी के लिए क्वालिफाइड है तो आरआरबी के लिए भी क्वालिफाइड होगा। ये प्रोविजन इनमें से किस सेक्शन में है? तो ये प्रोविजन है सेक्शन 141 के अंदर। अब केवल बात यह है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है या कंपनीज एक्ट है। तो बी और सी में से कोई ऑप्शन आंसर हमारा बनेगा। सो यहाँ पे हमारा सेक्शन बनता है 141 कंपनीज एक्ट का। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में तो इतने सेक्शंस ही नहीं हैं। तो दिस इज आवर ऑप्शन आंसर 82। Nationalized banks, in a nationalized banks, central government is required to hold all times
नॉट लेस देन हाउ मच % ऑफ इक्विटी ऑफ दीज बैंक्स। जो नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग इक्विटी कैपिटल में कितनी होनी चाहिए, यानी इससे नीचे नहीं होगी, वो परसेंटेज कितना है। सेकेंडली, नो इक्विटी शेयर होल्डर अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी कोई भी शेयर होल्डर वोटिंग राइट्स मैक्सिमम कितने कर सकता है वो एक्सरसाइज। तो यहाँ पे हमारे एक नहीं 2 क्वेश्चंस बन गए, तो दोनों के फिल इन द ब्लैंक्स ये वाले हैं। 50% एंड 2%, 49% एंड 3%, 51% एंड 1%, 52% एंड 5%। तो हमने 2 क्वेश्चन के आंसर साइमल्टेनियसली देने हैं नेशनलाइज्ड बैंकों के केस में। सो क्वेश्चन नंबर 82, क्या आंसर हमारा बनता है 82 के लिए? व्हाट शैल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 82? तो परसेंट कितना है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग का, और इंडिविजुअल शेयर होल्डर सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के वोटिंग राइट्स, टोटल वोटिंग राइट्स का कितने % एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर एक्सरसाइज कर सकता है। फ्रेंड्स, कम से कम 51% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, और 1% है टोटल वोटिंग राइट्स का जो इंडिविजुअल वोटिंग राइट्स कोई भी शेयर होल्डर यूज कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ करके। तो हमारे पास आंसर बन जाएगा हमारा दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड इन ए नेशनलाइज्ड बैंक कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स हु कुड ईदर बी नॉमिनेटेड, appointed by Government of India or elected from among shareholders. Directors appointed nominated by central government are। तो नेशनलाइज्ड बैंक के ऊपर 2 तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, वन विच आर नॉमिनेटेड और अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेकंड हु आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द शेयर होल्डर्स। हमने यहाँ पे बताना है अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं। नॉट मोर देन 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, 1 डायरेक्टर हु इज ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, 1 डायरेक्टर possessing necessary expertise and experience in matters related to regulation supervision of commercial banks to be nominated by central government on recommendation of RBI, a director representing workmen employees of the bank, a director representing officers of the bank। तो इनमें से हमने बताना है हमारे कौन कौन से ऑप्शन गिवन करेक्ट बना लिए गए हैं, स्टेटमेंट कौन कौन सी करेक्ट है। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं क्वेश्चन नंबर 83। तो क्या आंसर बनता है हमारा क्वेश्चन नंबर 83 के लिए? सो सभी स्टेटमेंट्स को रीड करना है केयरफुली और फिर आंसर को प्रोवाइड करना है। एक एक को इवेल्युएट करिए प्रॉपरली रीड करने के बाद। तो चलिए इसको एग्जामिन कर लेते हैं। ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट करता हुआ एक डायरेक्टर होना चाहिए, यस दिस तो करेक्ट स्टेटमेंट है। वर्कमैन जिसको अवार्ड स्टाफ कहते हैं तो उनका भी एक डायरेक्टर होना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेटिव, ये भी करेक्ट है। 1 डायरेक्टर जो सुपरविजन में एक्सपर्ट हो, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन होता है, तो ये भी है। 1 डायरेक्टर जो ऑफिशियल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये भी करेक्ट है। नॉट मोर देन 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी डायरेक्टर्स होते हैं लेकिन गिनती उनकी जो है वो 3 नहीं, उनकी गिनती हो सकती है अप टू 4। तो अगर हम इसको लेते हैं तो फिर हमारा डी ऑप्शन आंसर करेक्ट बन जाता है। तो प्रीवियसली ये 3 हुआ करता था लेकिन 2019 के अंदर इसको इंक्रीज करके कर दिया था 4। अगले क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको हम पहले वॉच करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अपना प्रेपरेशन IIBF की बुक्स को यूज करके कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ इश्यूज कन्फ्रंट हो सकते हैं। कौन कौन से वो इश्यूज हैं
फर्स्ट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया, द वे इट इज रिटन यू फाइंड इट डिफिकल्ट, और क्योंकि डिफिकल्ट है तो आपको बार बार रीड करना पड़ता है, फिर आप भूल जाते हैं, फिर रीड करना पड़ता है। एज ए रिजल्ट इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। देन यू वांट टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट फ्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन है बुक के अंदर। हर चैप्टर के पीछे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस दिए गए, लेकिन उससे हमारा काम चलता नहीं है। केस स्टडीज तो ऑलमोस्ट नहीं मिलती हैं, अगर मिलती हैं तो बहुत थोड़ी कहीं कहीं केस स्टडीज हमें मिलती हैं। तो इनका सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड? इसके लिए आप यूज कर सकते हैं हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो लेसन्स के अंदर हम जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत इजी करके एक्सप्लेन करते हैं, जिसको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और बार बार आपको नहीं उनको रीड करना पड़ता है, जिससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने फंडास को और क्लियर कर देते हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर भी नजर आ जाते हैं। इसके अलावा केस स्टडीज के बारे में आपको पता है कि केस स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एग्जाम में। हमारे यहाँ से आपको बहुत सारी केस स्टडीज मिल जाएंगी विद सॉल्यूशंस, तो आपका ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपके सभी इश्यूज का आंसर हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर ये अवेलेबल कहाँ पे है? सो ऑल दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन आवर ऐप, या इनको आप यूज कर सकते हैं थ्रू आवर वेबसाइट। तो आप दोनों में से किसी को लॉग इन कर लीजिए, तो अकॉर्डिंगली यू कैन मेक यूज ऑफ दीज फैसिलिटीज। तो इनको यूज करें और अपनी पॉसिबिलिटीज मिनिमम मार्क्स स्कोर करने की इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। तो देखें क्या क्वेश्चन है। इन केस ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स अदर शेयर होल्डर्स, यानी गवर्नमेंट को छोड़ करके, दे कैन इलेक्ट अप टू मैक्सिमम नंबर हाउ मेनी डायरेक्टर्स। तो हमने इससे पहले जाना था कि नेशनलाइज्ड बैंकों में दो तरह के शेयर होल्डर्स हैं। वन जो गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, अपॉइंट करती है, दूसरे जो शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं अदर देन गवर्नमेंट। एक्चुअल नंबर डिपेंडिंग अपॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग परसेंटेज कितना है बैंक में, तो मैक्सिमम ऐसे कितने डायरेक्टर हो सकते हैं। तो हमने बताना है शेयर होल्डर्स के मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे। तो ये 2 डायरेक्टर्स होंगे बैंक के अंदर, 3 होंगे, 4 होंगे या 5 होंगे। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हु आर रिप्रेजेंटिंग शेयर होल्डर्स मैक्सिमम नंबर। क्वेश्चन नंबर 84 क्या आंसर बनता है? देखिए जरा 84 के लिए। तो क्या आंसर बनेगा 84 के लिए? 84 के लिए आंसर बनेगा 3 ऐसे डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ए नेशनलाइज्ड बैंक कैन बी एट रुपीज। तो करोड़ में ये अमाउंट है जो ऑथोराइज्ड कैपिटल नेशनलाइज्ड बैंकों का। पेड अप कैपिटल की बात हम नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑथोराइज्ड कैपिटल, यानी वो कैपिटल जो मैक्सिमम बैंक रेज कर सकता है। तो ये कितनी हो सकती है? 2500 करोड़, 3000 करोड़, 3500 करोड़ या 4000 करोड़ ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पेड अप और इश्यूड कैपिटल, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो कितनी हो सकती है नेशनलाइज्ड बैंकों में? 2500 करोड़, 3000 करोड़, 3500 करोड़ या 4000 करोड़। सो व्हाट विल बी आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बहुत आसान है और क्वेश्चन तो खैर कई बार पूछा ही जा चुका है। तो हाउ मच इट इज? फ्रेंड दिस इज 3000 करोड़। एट प्रेजेंट इट कैन गो अप टू 3000 करोड़, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी समय इसको मॉडिफाई भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है। फ्रेंड आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। इस वीडियो का कमेंट बॉक्स है, उसमें अपने क्वेश्चन को टाइप कर दीजिए, वहीं पे हम सूटेबली आंसर कर देंगे।
आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई इशू नहीं है, एक जनरल आपकी कोई क्वेरी है, तो उसे आप इस ईमेल आईडी के ऊपर मैसेज की फॉर्मेट में हमें कन्वे कर देना। हम सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो आपको डिसलाइक ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अगर वो यूज़फुल लगा तो फिर हमें लाइक करने में भी संकोच नहीं होना चाहिए। आपके लाइक करने का बेनिफिट बहुत मिलता है दूसरे स्टूडेंट्स को। जितना आप ज़्यादा लाइक करते हैं उतना यूट्यूब इस सेशन को दूसरे स्टूडेंट को दिखाने की कोशिश करता है। तो यानी आपका ये छोटा सा स्टेप, 1 घंटे तक आपने इस लेसन को वॉच किया, अभी 3 से 4 सेकंड आपको लगेंगे इसको लाइक करने में। और बात हम केवल लाइक तक ना छोड़ें, अगर हम इसको शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज के ऊपर या कहीं पे भी, तो फिर हमारे फ्रेंड्स को और हमारे कुलीस को भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब किया लेकिन बेल आइकन पुश नहीं किया हुआ है तो बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दें। और चैनल सब्सक्राइब करते समय अगर सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो बेल आइकन को पुश कर देना, ताकि हमारी जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइम पे मिलती रहें और हमारी किसी भी क्लास को आप मिस ना करें। और फ्रेंड्स, सेशन को अब हम वाइंड अप करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।